नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो है पृथ्वी पे जो महासागर पाए जाते हैं और महाद्वीप जो होते हैं, यानी कि ओशियंस हो गए और कॉन्टिनेंट हो गए, उनका वितरण देखेंगे कि किस भाग में क्या क्या फैला हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। हमारा मेन यहाँ पे प्रयास ये रहेगा कि आपको चीज़ों को समझाना, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी जटिल होती है, तो उसको एक्सप्लेन करना ही मेरा उद्देश्य है ताकि आप अच्छे से समझ सकें इसको। ठीक है, तो चैप्टर में दे रखा है, देखिए पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि भूगर्भ, यानी कि भूगर्भ क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। भूगर्भ यानी कि जो पृथ्वी है हमारी, ठीक है, उसके गर्भ यानी कि अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हमने उसका अध्ययन किया था। तो भूगर्भ का मतलब हो गया पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, भूगर्भ के विषय में पढ़ा था। आप संसार के मानचित्र से भी परिचित हैं। इसके पहले वाली जो क्लासेस होती हैं उनमें आपने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड का जो मैप होता है वो कैसा होता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। यानी कि अगर 100% मान लेते हैं हम, तो 29% पे क्या हो जाएंगे, आपके महाद्वीप हो जाएंगे, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। बाकी कितना बचा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 71%। तो 71% क्या है, वो महासागर हैं। तो आप देख रहे हैं कि महासागर जो है बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं, और जो महाद्वीप यानी जो लैंड एरिया है, कॉन्टिनेंट एरिया है, वो केवल 29% एरिया पे फैले हुए हैं। चलिए, महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति यानी कि उसकी लोकेशन, जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं रही है। यानी कि जो वर्तमान समय में कोई भी महाद्वीप है, ठीक है, और महासागर हैं, जैसे दिखते हैं वैसे वो हमेशा नहीं रहे हैं। यानी कि पुराने सालों में, अगर पुराने हजारों वर्षों में देखेंगे तो उनकी स्थिति में क्या होता रहा है, परिवर्तन होता रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी क्या है, महाद्वीप व महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। यानी कि जो महाद्वीप और महासागर की स्थिति आज है वो आने वाले वर्षों में, हजारों वर्षों में, लाखों वर्षों में, वो इनकी स्थिति ऐसी ही नहीं रहेगी, वो क्या होगी, बदल जाएगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पुरा काल में, यानी कि पिछले सालों में, जो बहुत पुराने साल हैं, हजारों वर्षों में, इनकी अवस्थिति कैसी थी, ये आपको माइंड में प्रश्न आएगा कि किस तरह का था। इनकी अवस्थिति में जो है परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, यानी कि जो महाद्वीप और महासागर हैं, इनकी स्थिति में जो परिवर्तन, यानी इनकी जो लोकेशन है उसमें चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं। यदि यह सच है कि महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अब भी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं, क्योंकि आपको दिखाई तो देता नहीं है कि ये मूव हो रहा, महाद्वीप चल रहे हैं, यहाँ से आपको दिखाई तो देता नहीं है। उन्होंने इन महाद्वीपों एवं महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा, यानी कि पुराने समय में जो है कैसे रहे होंगे महाद्वीप या फिर महासागरों की स्थिति, या फिर आने वाले समय में कैसे होंगे, इसका निर्धारण कैसे किया होगा, ये क्या है, एक क्वेश्चन है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न ही क्या है, इस अध्याय का विषय है। तो आपको यहाँ से मोटा मोटा पता चल गया कि हमें क्या पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब देखिए इसके लिए क्या है, जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं, तो इनके लिए क्या है, कुछ थ्योरी आई थी। तो पहली थ्योरी किसने दी थी, जो वैगनर हैं, उन्होंने जो है एक थ्योरी प्रतिपादित की थी जिसको नाम दिया गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। तो महाद्वीपीय प्रवाह, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो आपको पता है जो महाद्वीप होते हैं, ठीक है, जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो क्या है, ये सारे महाद्वीप हैं। अंटार्कटिका हो गया, ये सारे क्या हो गए, महाद्वीप हो गए। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट।
तो अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें। तो आपको मैप में बताया गया है कि आप मैप को खोल के रखिए साथ में और देखें कि जो अटलांटिक महासागर है, ठीक है, तो उसकी तटरेखा को क्या है ध्यान से देखना है। इस महासागर के दोनों तरफ की जो तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति यानी कि सिमिट्री यानी कि एक जैसा होना दिखाई देगा आपको, ठीक है। इसी समानता के कारण क्या है बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की क्या है संभावना को व्यक्त किया। तो आप मैप में उठा के देखेंगे तो अगर आप देखेंगे मैप तो रफली मैं आपको यहाँ पे एक मैप बना देता हूँ। ये आपका क्या हो गया दक्षिणी अमेरिका हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। रफली मैप समझिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ की जो लाइन रेखा है ये इधर की रेखा जो है, ठीक है, और यहाँ की जो रेखा है एक जैसी आपको देखने को मिल रही है। अगर हम इसको इधर खींच करके ले आए, ठीक है, और इसमें मिला दें तो ये क्या हो जाएगा आपको लगेगा ये क्या हो जाएगा इसमें बैठ जाएगा फिट हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा और ये हिस्सा इससे जुड़ जाएगा और ये वाला हिस्सा इससे जुड़ जाएगा। तो आपको देखने में लग रहा है कि कभी ना कभी ये क्या है इसका एक हिस्सा रहा होगा, बाद में क्या है टूट करके वो अलग हो गया, ऐसा आपको दिख रहा है ये, ठीक है। ऐसे ही क्या उत्तरी अमेरिका के देख मैप बनाएंगे आप और यूरेशिया का मैप देखेंगे यूरोप का जिसको बोलते हैं। तो आप देखेंगे इसका जो है पश्चिमी यूरोप का हिस्सा जो है पूर्वी अमेरिका के यानी जो उत्तरी अमेरिका है उसका पूर्वी जो तट है उसको मिलाएंगे तो आपस में वो क्या है मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो वही लिखा हुआ है इसी समानता के कारण क्या बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की क्या है संभावना को क्या किया व्यक्त किया। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों में, अभिलेख मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कोई व्यक्ति लिखता है इतिहास में, तो पुराने समय में तो लिखा ज्ञान नहीं था, भाषा का ज्ञान नहीं था लिखने का, लेकिन जब समय के साथ साथ क्या हुआ लिखने की कला का विकसित हुआ विकास हुआ तो क्या है अभिलेखों यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको लिखना स्टार्ट किया गया। तो उनसे क्या है पता चलता है कि सन 1596 में क्या है एक डच मानचित्रवेता अब्राहम आर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। यानी कि ये संभावना उन्होंने बताई थी कि ये जो उत्तरी अमेरिका है वो यूरोप से जुड़ा हुआ था, दक्षिणी अमेरिका जो है वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। फिर एंटोनियो पेलेग्रिनी ने, तो ये दूसरे वैज्ञानिक हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था इन्होंने क्या है एक मानचित्र भी बनाया था जिसमें क्या तीनों महाद्वीपों को क्या है इकट्ठा दिखाया गया था। जर्मन मौसमविद, ठीक है, तो जर्मन मौसमविद है जो कौन से अल्फ्रेड वेगनर, तो ये मेन है, इन्होंने ही जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जो है क्या किया था प्रतिपादित किया था। तो जर्मन जो मौसमविद थे अल्फ्रेड वेगनर जो थे विद्वान थे जो उन्होंने क्या है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उसको जो है सन 1912 में ही जो है प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत जो है महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित था, यानी कि महाद्वीप कहाँ पे होंगे महासागर कहाँ पर हैं उसके बारे में ये सिद्धांत बताता था। इस सिद्धांत के आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप क्या है एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे, यानी जितने भी महाद्वीप आपके हैं जो 7 महाद्वीप हैं वो सारे क्या थे आपस में क्या हुए थे जुड़े हुए थे, ठीक है। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के क्या थे भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। तो इन्होंने ऐसे बताया था, ये समझ लीजिए ऐसे उन्होंने बताया था कि इस टाइप के आकार थी पहले और ये पूरा एक क्या है भूखंड है और इसके चारों तरफ क्या होगा पानी होगा ये, ठीक है। और इसका जो नाम क्या दिया था जो बड़ा सा भूखंड था जो महाद्वीप था उस समय का सबसे बड़ा उसका नाम दिया था पैंजिया। तो इसका क्या नाम हो गया आपका पैंजिया हो गया ये। और जो पानी था इसके आसपास उसका नाम क्या था इसका नाम दिया था पैंथालासा। जो आसपास पानी भरा हुआ था जो महासागर था उस समय का उसका नाम दिया था इन्होंने पैंथालासा, ठीक है।
तो वही लिखा हुआ है। उन्होंने क्या है इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया का क्या है नाम दिया। पैंजिया का अर्थ क्या है संपूर्ण पृथ्वी। तो अगर पैंजिया का मीनिंग अगर जानना है आपको क्या होता है तो क्या है संपूर्ण यानी होल पृथ्वी, ठीक है। अर्थ विशाल महासागर को क्या बोला है पैंथालासा कहा, जिसका अर्थ क्या है जल ही जल यानी कि पानी ही पानी, ठीक है। वैगनर के तर्क के अनुसार लगभग क्या है 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पैंजिया का क्या हो गया विभाजन आरंभ हुआ यानी कि टूटना स्टार्ट हो गया। जो पैंजिया है आपका तो 20 करोड़ साल पहले जो है क्या हुआ वो टूटना स्टार्ट हो गया, ऐसा उन्होंने बताया। पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपों पिंडो लारेशिया यानी कि एक हिस्सा क्या ये टूट करके अलग हो गया, ये क्या बन गया आपका लारेशिया लॉरेशिया, ठीक है। ये हिस्से को नाम दिया इन्होंने लॉरेशिया दिया और दूसरा हिस्सा है इसका नाम दिया इन्होंने गोंडवाना, ठीक है। ये गोंडवाना हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में क्या हो गया विभक्त हो गया, यानी कि एक बड़ा सा हिस्सा था तो उत्तरी वाला हिस्सा को क्या बोला उन्होंने लॉरेशिया बोला, दक्षिणी वाले हिस्से को क्या बोला उन्होंने गोंडवाना लैंड बोला, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि लॉरेशिया और जो गोंडवाना लैंड थे वो भी धीरे धीरे के अनेक छोटे हिस्सों में क्या है बट गए। तो जो ये बड़े बड़े दो टुकड़े हुए थे इनके भी क्या हो गए उपभाग हो गए जो आज के महाद्वीप के रूप में हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में क्या है अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए। जो अपना सिद्धांत इन्होंने दिया था तो उसके प्रमाण में यानी कि उसको प्रूफ करने के लिए क्या है इन्होंने क्या दिया कुछ प्रमाण भी दिए कि हम हमारी जो थ्योरी है वो सही है क्योंकि ये चीज ऐसी हो रही है। तो इनमें से हम कुछ इस प्रकार पे इस पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रमाण क्या इन्होंने दिया था कि महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो पहला प्रमाण है वो क्या है महाद्वीपों में साम्य, यानी जो महाद्वीप हैं उनमें आपस में जो है एक जैसा होना। साम्य का मतलब एक जैसा होना होता है। तो इन्होंने बताया था कि जो महाद्वीप होते हैं उनमें क्या है साम्य है एक जैसे हैं। तो दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तट रेखाएं क्या है अद्भुत व त्रुटि रहित यानी कोई भी गलती नहीं है साम्य दिखाती हैं यानी एक जैसी दिखती हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने क्या है एक इसके लिए क्या है एक मैप बनाया था मानचित्र को। तो 1964 में जो है कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से जो है अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह जो साम्य है बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी, ठीक है। यानी 1000 फीट फैदम होता है। फैदम क्या होता है एक मापने की इकाई होती है। जैसे हम कोई भी चीज नापते हैं तो किलोमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। ऐसे ही क्या है पानी की गहराई को नापना होता है तो उसको जो है फैदम में हमेशा नापते हैं। फिर जो दूसरा प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किया था वो क्या था महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। यानी कि मान लो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया दक्षिणी अमेरिका हो गया और यहाँ पर अफ्रीका हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो चट्टान पाई जा रही है उसी क्वालिटी की चट्टान यहाँ पे भी मिल रही है, यानी कि दोनों चट्टानों में क्या है समानता है, ठीक है। तो ये कभी संभव हो सकता है जब क्या है एक समय में ये कभी आपस में जुड़े रहे होंगे, तभी तो ये ऐसा संभव होगा कि बिल्कुल सेम टू सेम चट्टानें मिल रही हैं। तो आधुनिक समय में क्या है विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में रेडियोमेट्रिक डेटिंग, यानी कि पता लगाना। रेडियोमेट्रिक डेटिंग यानी कि किस समय की चट्टानें हैं। तो रेडियोमेट्रिक जो डेटिंग विधि है उससे क्या है महासागरों के पार यानी कि यहाँ क्या है अटलांटिक महासागर है बीच में, तो पार का मतलब इसके पार यानी कि एक कोना एक छोर ये हो गया दूसरा छोर ये हो गया। तो महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को क्या है सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी
ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है। यानी जितनी पुरानी यहाँ पे चट्टान पाई जा रही है ब्राज़ील में, उतनी ही प्राचीन या फिर उतनी ही पुरानी जो है यहाँ पर जो है अफ्रीका के तट पर भी मिल रही है। इसका मतलब क्या, एक समय ऐसा रहा होगा कि ये आपस में जुड़े होंगे, जो आपस में मेल खाती हैं। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के तट रेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरैसिक काल के हैं। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी। ठीक है, तो वहां पर जो है ये सब प्रमाण मिले हैं ऐसे, तो इनसे हमें पता चलता है कि ये आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। अगला जो है जो प्रमाण है वो क्या है, टिलाइट। तो टिलाइट क्या होती हैं, तो पहले ये देख लेते हैं कि टिलाइट होते क्या हैं। टिलाइट जो होते हैं अवसादी चट्टानें हैं। तो क्या है, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक हो गई आपकी ये। तो टिलाइट क्या है, एक अवसादी चट्टानें हैं और जो हिमानी निक्षेपण से क्या है निर्मित होती हैं। तो इनका निर्माण कैसा होता है, कैसे होता है, जो हिमानी यानी कि जो हिम क्षेत्र होता है वो अपने साथ क्या होते हैं, बहुत ही बड़े आकार के, छोटे आकार के और बहुत ही बारीक आकार के कणों को लेके चलती हैं और एक जगह आकर के वो क्या कर देती हैं, इनको छोड़ देती हैं, निक्षेपित कर देती हैं। तो उससे ही क्या बनता है, आपका टिलाइट का निर्माण हो जाता है। भारत में क्या है, पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तल छटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। ठीक है, तो भारत में जो है, आप भारत का मैप देखेंगे, मान लो रफली मैप हम खींच लेते हैं दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत में क्या होती है, हमेशा क्या होती है, गर्मी होती है। ठीक है, अब टिलाइट कहाँ मिलेंगे, टिलाइट वहां मिलते हैं जहां पर होती है बर्फ। तो आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि इन भागों में यानी कि टिलाइट नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा वर्ष भर गर्मी रहती है, तो यहाँ पे बर्फ तो मिलेगी नहीं, तो टिलाइट कैसे बन जाएंगे। तो ये तभी संभव हो सकता है जब ये हिस्सा यानी जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, वो कभी ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ ठंडा हो, यानी बर्फ वाली कंडीशन हो, वहाँ पे हिमानी हो, तभी वहाँ पर टिलाइट्स बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो नहीं, यानी कि ये कहीं यहाँ पर होना चाहिए, निम्न अक्षांश उच्च अक्षांशों में होना चाहिए। ठीक है, तो आप आगे जानेंगे भी कि ये जो है, जो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र था वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। जहाँ पे आप देखेंगे साउथ अफ्रीका का एक सिटी है आपका डरबन। ठीक है, तो वहाँ से जो है उसी के पास जो है ये आप देखेंगे, ये प्राचीन काल में प्रायद्वीपीय भाग जो है भारत का जुड़ा हुआ था, बाद में समय के साथ टूटा और ये ऊपर की ओर उत्तर पूर्व दिशा की ओर विस्थापित हुआ और वर्तमान समय में आज ये यहाँ पे भारत की जो है भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे वर्तमान समय में तो गर्मी हो रही है, लेकिन कभी ना कभी ये ऐसी जगह था, ये जो भारतीय प्रायद्वीपीय का जो हिस्सा है, टुकड़ा है, वो ऐसी जगह था जहाँ पे क्या थी, ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, वहाँ पे बर्फ मिलती थी, तभी जो है टिलाइट्स का वहाँ पे क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो वही लिखा हुआ है, गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट है, यानी कि यहाँ पे जो है क्या पाए जाते हैं, टिलाइट्स पाए जाते हैं, जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिम आच्छादन की ओर इंगित करता है, यानी कि इंडिकेट करता है। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका है, फॉकलैंड द्वीप हो गया, मेडागास्कर हो गया, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के जो है तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थल खंडों के इतिहास में भी क्या है, समांतर रही होगी, यानी एक जैसे रहे होंगे, एक पास रहे होंगे वो। हिमानी निर्मित जो टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु यानी जो पुराने समय की जलवायु है और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो आपका जो अफ्रीका ये महाद्वीप है, ठीक है, रफली अगर मैप बना लेते हैं मान लो हम ये, ठीक है, तो एक समय ऐसा था कि जो भारत का जो है ये हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय हिस्सा था, वो इसका भाग हुआ करता था। यहाँ पे आपका मेडागास्कर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या हो गया, भारत का जो है ये हिस्सा हुआ करता था। ये क्या हुआ, इधर टूट करके समय के साथ आकर के यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में जो है टकरा करके जो है यहाँ का हिस्सा बन गया। तब वर्तमान समय में जो भारत जो है
वो इस टाइप का आपको दिखता होगा ये, ठीक है। तो ये हिस्सा कभी पहले कहाँ था, यहाँ पर था। हम आपको ये बस बताने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, आपको ठंडा मिलेगा क्योंकि ये उच्च अक्षांश है। यहाँ पे आपके क्या है, लगभग 0 डिग्री है ये। और यहाँ पे लगभग आपको कितना मिलेगा, 45 से 60 डिग्री मिलेगा आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तापमान कम होगा। तापमान कम होगा तो क्या, बर्फ जमेगी, तो वहां पे टिलाइट्स का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो है परमाणु कौन सा है, प्लेसर निक्षेपण। प्लेसर निक्षेप यानी कि प्लेसर डिपॉजिट्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो घाना तट पर जो है सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक क्या है, आश्चर्यजनक तथ्य है। यानी कि जो घाना का तट है, अब घाना का तट कहाँ पे है, तो घाना का तट आपको मिलेगा अफ्रीका में। अफ्रीका में ये जो स्थान है उसको बोलते हैं घाना का तट। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज क्या पाएंगे, सोना तो मिलेगा आपको यहाँ पे क्या है, गोल्ड है। लेकिन गोल्ड जहां से निकलता है, यानी कि जिन चट्टानों से निकलता है, वो चट्टानें यहाँ पे नहीं हैं, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन ये बनेगा कि फिर गोल्ड आया कैसे यहाँ पर, जब गोल्ड की चट्टान नहीं है तो गोल्ड का जो निक्षेपण होता है, गोल्ड यानी यहाँ पे इकट्ठा कैसे हुआ, उसका डिपॉजिट कैसे हुआ। तो अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे जब जाएंगे आप, ये ब्राजील हो गया आपका, यहाँ पे गोल्ड की चट्टानें मिलेंगी आपको। तो अब ये कैसे संभव है कि यहाँ पे सोना मिलेगा आपको, कि कभी ना कभी ये हिस्सा इससे जुड़ा होगा और इससे जो है यहाँ पे डिपोजिशन होगा, यानी कि चट्टानों से जो ये सोने की चट्टानें हैं उससे जो है यहाँ पे सोने का क्या हुआ होगा, निक्षेपण हुआ होगा, डेपोजिशन हुआ होगा। बाद में क्या हुआ, ये चट्टान जो है यानी ये महाद्वीप इधर चला गया, तो चट्टानें भी जो गोल्ड की थी वो भी चली गई साथ में। लेकिन जो डिपोजिशन किया था, उसने इकट्ठा किया था, निक्षेप किया था, वो यहीं रह गया। तो इसलिए जो है ये घाना के तट पे जो है प्लेसर निक्षेप मिलते हैं। जो गोल्ड होता है उसको बोलते हैं प्लेसर निक्षेप, यानी प्लेसर डिपॉजिट्स बोलते हैं इसको, जो गोल्ड पाया जाता है इस तरह से। तो वही लिखा हुआ है क्या, कि घाना तट पर जो है सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति। उद्गम मतलब जहां से सोना जो है प्राप्त हो रहा है उसको, एक क्या है, आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सिराएं यानी गोल्ड बेयरिंग वाइन्स ब्राजील में क्या है, पाई जाती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के जो निक्षेप हैं ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो हमने आपको मैप से भी बता दिया है कि कैसा रहा होगा पहले समय में। चलिए अगला जो है आपका देख लेते हैं, वो क्या है, जीवाश्मों का वितरण। तो जीवाश्म क्या होते हैं, तो जीवाश्म क्या होते हैं, जब कोई भी सजीव यानी कि जिसमें जीवन हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर जीव जंतु हों, वो मर जाते हैं तो क्या होते हैं, जो उसके मृत जो भाग होते हैं, जैसे अगर कोई जानवर मरता है तो क्या होगा, उसके हड्डी वगैरह जो फॉसिल्स होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जीवाश्मों का वितरण कैसा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। चलिए, तो यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं तो उनके वितरण की व्याख्या में जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि मान लो आपका जो ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका क्या हो गया, अफ्रीका। ये वाला हिस्सा मान लो अफ्रीका का हो गया, ये वाला हिस्सा, और ये क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। अब देखिए इसके बीच में क्या है, बहुत ही विशाल सागर है। कौन सा है महासागर, अटलांटिक। अटलांटिक हो गया, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर इसके बीच में है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी जो हैं पौधों की प्रजातियां हो गई या फिर जीवों की प्रजातियां हैं, ठीक है, तो वो पाई जाती है, सेम पाई जाती है। जो यहाँ प्रजाति पाई जाती है वही प्रजाति यहाँ पर भी पाई जाती है। अब ये कैसे संभव होगा, बीच में इतना बड़ा महासागर है। तो मान लो कोई जो है बिना तैरने वाला
या फिर जो लंबी उड़ान नहीं उड़ सकता है पक्षी, ऐसा पक्षी अगर यहाँ पे पाया जा रहा है और यहाँ पर भी पाया जा रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब कभी क्या है आपस में ये जुड़े रहते होंगे, जो महाद्वीप थे। बाद में क्या हुआ, समय के साथ ये अलग हो गए, तो ये इस वाले एरिया में जो रह रहे थे वो इधर चले आए, और इस वाले एरिया में जो रह रहे थे वो यहीं रह गए। ये तभी तो संभव है। फिर पेड़ की प्रजाति की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो पेड़ की प्रजाति पाई जा रही है, सेम प्रजाति यहाँ पर पाई जा रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि पेड़ चल करके इधर का आ गए या फिर तैर करके आ गए। ये तभी संभव है जब ये दोनों महाद्वीप क्या थे, आपस में जुड़े रहे होंगे। तो यहाँ पे ये प्रमाणित करता है कि कभी ना कभी समय, किसी न किसी समय ये दोनों महाद्वीप क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे। फिर इस प्रेक्षण से यानी कि इस ऑब्जर्वेशन से कि लैमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। जो लैमूर हो एक प्रजाति है जानवर की, वो कहाँ मिलता है? भारत हो गया, मेडागास्कर हो गया, अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर, यानी कि भारत हो गया, मेडागास्कर हो गया और अफ्रीका को आपस में जोड़ करके एक सतत स्थल खंड लेमूरिया की उपस्थिति को क्या है, स्वीकारा। यानी कि इसको माना है, इस भाग को, स्थल खंड को। और मेसोसारस, तो मेसोसारस एक प्रजाति है, क्या है, ये रेंगने वाले हैं, छोटे छोटे जीव। तो मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले यानी कि कम गहरे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील में इरावट शैल समूह में ही मिलते हैं। अब इतने बीच में महासागर हैं, बहुत गहरे गहरे हैं, तो इसमें तो तैर नहीं पाएंगे ना। ये मेसोसारस जो होता है वो कहाँ तैर तो जा नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पर भी मिलता है मेसोसारस, और यहाँ पर भी मिलता है, आपको इस महाद्वीप में मिल रहा है, इस महाद्वीप में मिल रहा है। तो ये कब हो सकता है, कैसे हो सकता है कि ये कभी ना कभी आपस में जुड़े रहे होंगे? तो ये भी क्या आपका है, एक प्रमाण है। ये दोनों स्थान आज से एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इनके बीच में एक महासागर विद्यमान है। तो यानी ये महासागर हो गया, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो 4800 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में। चलिए, अब तो ये तो इन्होंने बातें कर ली हैं कि जो वैगनर थे उन्होंने बताया था कि प्रमाण कौन कौन से हैं कि ऐसा हुआ होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो है अलग हो गए महाद्वीप, लेकिन अलग हुए तो क्यों हुए, अब ये भी क्वेश्चन उठेगा। तो अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, यानी एक महाद्वीप मान लो आपका ये है, आपका दूसरा महाद्वीप ये है, तो यहाँ से यहाँ क्यों गया वो, ऐसी कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से यहाँ तक चला आया वो। तो जो भी बताया जा रहा है वो वेगनर के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है। वेगनर विद्वान हैं, उन्होंने क्या बताया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वेगनर के अनुसार क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे, यानी कि दो फोर्स थे जिसकी वजह से जो है ड्रिफ्ट हो रही थी, यानी महाद्वीप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। पहला कौन सा है, पोलर या फिर ध्रुवीय फ्लीइंग बल, यानी कि पोलर फ्लीइंग फोर्स। इन्होंने पहला फोर्स बताया, ताकत बताई कि ये इसकी वजह से हो रहा है। दूसरा क्या बताया उन्होंने, ज्वारीय बल यानी कि टाइडल फोर्स। ध्रुवीय फ्लीइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित, यानी जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है तो उससे जो बन रहा है, फोर्स बन रहा है, वो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, ध्रुवीय फ्लीइंग बल। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति क्या है, एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यानी बल्कि यह भूमध्य रेखा पर क्या है, उभरी हुई, यानी ज्यादा ऐसे फैली हुई है, ऐसे है ना पृथ्वी, आप देखेंगे तो इस टाइप का अंडे के आकार का, और यहाँ पे ध्रुवों पे क्या है, चपटी हुई है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो यहाँ क्या उभरा हुआ है, ये भूमध्य रेखा हो गई आपकी। यह उभार जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण हुआ है, यानी पृथ्वी घूमती है उसकी वजह से जो है ये हिस्सा क्या है, अधिक बड़ा है, उभरा हुआ है। और यहाँ से यहाँ क्या है, इसकी लंबाई कम है, त्रिज्या यहाँ पे कम होगी। दूसरा बल क्या बोला, जो वेगनर महोदय ने सुझाया वह क्या है, ज्वारीय बल है, जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबद्ध है। यानी आपको पता है यहाँ पे चंद्रमा हो गया, यहाँ पे सूरज हो गया, और इनकी वजह से क्या है, ज्वारीय बल लगता है, ठीक है। तो उन्होंने जो भी इसका कारण बताया कि
जो महाद्वीप हैं चल रहे हैं उसमें जो है इनका भी योगदान है, यानी कि ज्वारीय बलों का भी योगदान है, जिससे महासागरों में क्या है, ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए क्या हो गए, सक्षम हो गए। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक क्या हैं, इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं, यानी कि इतना फोर्स नहीं है कि बहुत से वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं, उनका मानना यह है कि इतना फोर्स नहीं है कि जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े महाद्वीप टूट जाएं और ये अलग अलग दिशाओं में विस्थापित हो जाएं। चलिए, ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हमने देख ली। अब जो अगला जो आएगा हमारा कौन सा आएगा सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत। दूसरे वैज्ञानिक हैं, कौन से वैज्ञानिक हैं वो, तो अब हम इसको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर कि संवहन धारा सिद्धांत क्या है। तो अब जो है क्या है, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, आर्थर होम्स एक विद्वान है, इन्होंने क्या क्या बताया था, अपना सिद्धांत दिया था, वो उसको क्या बोला जाता है, कन्वेक्शनल करंट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संवहन धारा सिद्धांत। तो इन्होंने अपना सिद्धांत जो 1930 में दिया था। ठीक है, 1930 का दशक जो था, डिकेड था। तो 1930 के दशक में जो आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना को क्या किया था, व्यक्त किया। ये धाराएं क्या है, रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से जो है मेंटल भाग में उत्पन्न होती हैं। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं तो उनसे क्या होता है, हीट निकलती है, ताप निकलता है, और उन तापों से क्या है, ये जो है कन्वेक्शनल करंट बनती हैं। ऐसा किसने बोला है, आर्थर होम्स ने ऐसा बोला। होम्स ने क्या है, तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का क्या है, तंत्र विद्यमान, एक सिस्टम पूरा बना हुआ है करंट का। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था, यानी कि जो महाद्वीप जो चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसको बताने का इन्होंने क्या किया था, प्रयास किया था। उसके लिए जो आवश्यक बल चाहिए उन्होंने क्या बताया, जो संवहन धाराएं चलती हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जिसके आधार पर क्या है, समकालीन वैज्ञानिकों ने जो समकालीन जो अभी जो वर्तमान का जो समय है, और साथ में जो है जो 1930 में दिया था इन्होंने, 1930 के दशक में, तो उस समय के जो अन्य विद्वान थे, यानी कि समकालीन वैज्ञानिक हो गए, कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वेगनर ने दी थी उसको क्या कर दिया, नकार दिया। उन्होंने कहा ये थ्योरी बिल्कुल बकवास है। तो अब जो नई थ्योरी आएगी वो कौन सी आएगी, वो आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसको, महासागरीय आधा स्थल का मानचित्रण, यानी कि मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर, यानी कि जो हम पानी होता है, आप महासागर देखते होंगे ऊपर से, तो उसके नीचे जो तल होता है उसको बोलते हैं क्या है, ओशियन फ्लोर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अधस्थल। ठीक है, तो आधा स्थल बोलते हैं जिसके ऊपर मान लो पानी भरा हुआ है, मान लो कोई महासागर है, तो जो नीचे की जो लेयर होती है, यानी जिस चट्टान पे पानी खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, ओशियन फ्लोर। हम उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। तो महासागरों की जो बनावट और आकार पर क्या विस्तृत शोध हुए हैं, यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का जो आधा स्थल है एक विस्तृत मैदान नहीं है, यानी कि ये नहीं कि पूरा ऐसे प्लेन एरिया नहीं है। ठीक है, वरन उनमें भी क्या है, उच्चावच पाया जाता है, यानी कि ऊंचे नीचे होते हैं, कहीं बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, कटक हैं जिसको बोलते हैं, और बहुत बड़ी गहरी गहरी खाइयां हैं, तो वो भी इसमें पाए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महासागरीय आधा स्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, और यह दिखाया कि इसके जो आधा स्थली में जलमग्न पर्वतीय कटके, यानी कि जो उठे हुए भाग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं, रिज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिज। हिंदी में क्या बोलते हैं, कटक, जो महासागरों के भीतर पाए जाते हैं। वह गहरी खाइयां हैं, तो खाई को क्या बोलते हैं, ट्रेंच, और हिंदी में तो पता है खाई को खाई बोलेंगे, जो प्रायः जो है महाद्वीपों के किनारे पर स्थित हैं। और ये मुख्य रूप से मिलते कहाँ पर हैं, खाई कहाँ मिलेगी आपको, खाई मिलेगी जो महाद्वीप का किनारा है। मान लो आपका जो है
ये मान लो आपका जो है दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो आपके जो है इसके साथ साथ यानी कि जो महाद्वीप हो गया और ये महासागर हो गया, तो इसके साथ साथ पानी की गहराई में जब जाएंगे आप तो देखेंगे आप इसके साथ साथ क्या मिलेगा, आपको खाई मिलेगी। मध्य महासागरीय कटकें क्या हैं, ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई हैं। तो मध्य अटलांटिक महासागर की बात हो रही है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ आपका, जो आप देखेंगे इधर क्या हो गया आपका अमेरिका हो गया, ठीक है, ये मान लो अमेरिकी महाद्वीप हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है, रफली में बना रहे हैं कहें, और यहाँ पे अफ्रीका हो जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ पे यूरोप का देश हो जाएगा, यूरोप हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अब इनके आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के एस के आकार में आप देखेंगे एक क्या मिलेगा आपको, मिड ओशनिक रिज, MOR, ठीक है, MOR बोलते हैं, मिड ओशनिक रिज बोलते हैं, मध्य महासागरीय कटक, ये आपको मिलेगा। अब ये कैसे बनते हैं तो उसकी हम बताएंगे, आपके आगे व्याख्या करेंगे कैसे बनते हैं। ये क्या है, ज्वालामुखी के उद्गार से बनते हैं। यहाँ पर इसमें होता क्या है, जब आगे पढ़ेंगे हम कि एक प्लेट इधर मूव करेगी, दूसरी प्लेट इधर मूव करेगी, तो इसके बीच से क्या निकलेगा, ज्वालामुखी लावा निकलेगा, ठीक है, और उससे क्या है, ये आपको कटक का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। तो अभी आपको केवल मोटा मोटा आपको बता दिया गया है कि कहाँ पे ये चीज़ आपको मिलेगी। तो मैप में देखेंगे आप तो ये अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के एस आकार में ये बना हुआ आपको मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि मध्य महासागरीय जो कटक होती हैं वो ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, ज्वालामुखी के फटने से मिलते हैं, और ये सबसे अधिक सक्रिय पाई हुई हैं, यानी कि ठीक है, बहुत एक्टिव रहते हैं, हमेशा इसमें से निकलता ही रहता है लगभग कुछ ना कुछ लावा वगैरह। महासागरीय परपटी की चट्टानों के काल निर्धारण यानी कि डेटिंग कि किस समय की चट्टानें बनी हुई हैं, ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नित्तल की चट्टानें जो हैं महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा के नवीन हैं। यानी कि अब देखिए यहाँ पर ये आपको मान लो अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और यहाँ पर आपका जो हो गया ये दक्षिणी अफ्रीका हो गया, वो दक्षिणी अमेरिका हो गया सॉरी। तो ये जो है क्या है, पुराने हैं, जो इनकी यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती हैं महाद्वीपों पर वो कैसी हैं, पुरानी हैं। फिर अगर हम महासागर की बात करते हैं, यहाँ की जो चट्टानें हैं यानी कि जो पानी है उसके नीचे गहराई में जाएंगे हम, और यहाँ पे जो महासागर का जो नित्तल है यानी ओशन फ्लोर है वहाँ की चट्टानों का हम निरीक्षण करते हैं, तो ये क्या है, नवीन है। तो यहाँ पे जो चट्टान पाई जा रही है कैसी है, वो नवीन है। अब सोचने वाली बात है कि ये पुराने कैसे हो सकते हैं, ये नए कैसे हो सकते हैं। तो नए कब हो सकते हैं, जब इसमें से क्या है, चट्टान हमेशा क्या है, नई बनती रहे, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से क्या है, यहाँ पर क्या है, नई चट्टानों का निर्माण हो रहा है। तो वही लिखा, महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित हैं उनकी आयु व रचना में भी क्या है, आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे जो मान लो रिज है आपका, ऊपर से जो आया है मान लो बीचों बीच में ये रिज, तो जितनी दूरी पर यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पे मान लो 10 लाख साल पुरानी जो है चट्टान मिलेगी, तो इतनी ही दूरी पर इधर जाएंगे तब भी हमको यहाँ पे 10 लाख साल पुरानी मिलेगी। फिर यहाँ पर जाएंगे हम तो 5 लाख साल पुरानी मिलेगी, तो यहाँ पर इधर जाएंगे तो 5 लाख साल पुरानी मिलेगी। तो यानी कि रिज के दोनों तरफ जो है, जो चट्टान की आयु है वो एक जैसी है, उसकी संरचना वो भी एक जैसी है, ठीक है, तो ये समान है एकदम। और इनके बीच की दूरी में जो है समानता देखी जाती है कि इतनी दूरी पे ऐसी चट्टान इधर पाई जा रही है तो सेम उतनी ही दूरी पर इधर भी चट्टान वैसी ही मिलेगी आपको कटक के दोनों तरफ। तो ये कैसे हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब यहाँ से कोई लावा निकले, ठीक है, और जितना ये थोड़ा हिस्सा इधर इसका लावा का चला जाए और थोड़ा हिस्सा ये इधर चला जाए इसका, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो चट्टान पाई जाएगी वो भी एक जैसी होगी, यहाँ पे चट्टान जो होगी वो भी एक जैसी होगी। चलिए अब यहाँ इस मैप में क्या अच्छा दिखाया गया आपको, देख लीजिए। इस मैप में दिखाया गया है कि जो महासागर होते हैं यानी कि उनके आधार स्थल यानी कि ओशन फ्लोर का जो है कैसा होता है, उच्चावच रिलीफ।
तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, महाद्वीपीय सेल्फ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं। तो ये आप महाद्वीप मान लो हो गया। तो महाद्वीप के बाद क्या चलेगा, महाद्वीपीय सेल्फ चलेगा। उसके बाद मिलेगा कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी कि महाद्वीपीय ढाल मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत धीरे धीरे ढाल है, कम ढाल है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं अचानक से ढाल बढ़ गया एकदम से, तो इसको बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। फिर अगला हिस्सा क्या आता है, महासागरीय बेसिन। तो यानी कि जो ये हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, महासागरीय बेसिन, या फिर उसको बोलते हैं ओशियन फ्लोर। फिर यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है, एक खाई दिखाई दे रही है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेंच। ठीक है, तो ये जो है क्या है, उसका दिखाया गया है जो ओशियन फ्लोर होता है, महासागरीय गंभीर मैदान भी बोलते हैं इसको। तो उसके अंदर का उच्चावच दिखाया गया है कि कहाँ पे कैसा उच्चावच होता है, कहाँ पे बराबर समतल जगह है, कहाँ पे गहराई है, कहाँ पे ढाल अधिक है, कहाँ पे कम ढाल है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। महासागरीय अधःस्थल की बनावट, ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस भाग में हम क्या, महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझाने में क्या होगा, मददगार होगा। तो हमने जो है महासागरीय तल की आकृतियां जो है अध्याय 13 में जो है, इसके बाद आगे जो हम पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ पे हम केवल एक रूपरेखा तैयार करके देख लेंगे माइंड में अपने कि कैसा होता होगा, एक हल्का हल्का सा नॉलेज आपको दिया जाएगा यहाँ पर। फिर गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर जो है महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग कौन सा हो जाएगा, महाद्वीपीय सीमा। ठीक है, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, गहरे समुद्री बेसिन। तो महाद्वीपीय सीमा में क्या जाएगा, जो आपका अभी हमने देखा था कॉन्टिनेंटल रिलीफ जो था आपका सेल्फ था, कॉन्टिनेंटल सेल्फ था और कॉन्टिनेंटल स्लोप था। ठीक है, वो आ जाएंगे इसमें। फिर गहरे समुद्री बेसिन जो बड़े गहराई में जाकर के जो मैदान है, ठीक है, ओशियन फ्लोर बोलते हैं जिसको, तो वो आपका हो जाएगा। और फिर तीसरा क्या हो जाएगा, मध्य महासागरीय कटक। तो मध्य महासागरीय कटक क्या हो गए, जो हमने अभी दिखाया था आपको एस के आकार का है, उसको हम देखते हैं इसमें। ठीक है, वो भी क्या है, महासागरीय तल के क्या है, मुख्य भागों में से एक भाग है। अगला हम देख लेते हैं महाद्वीपीय सीमा। अब हम एक एक को डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। तो ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। ठीक है, यानी कि जो समुद्री, अभी हमने आपका जो मैप बनाया था, अगर फिर से बनाना चाहते हैं मान लो, तो ये ऐसे आएगा, पहले फिर ढाल हो जाएगा, फिर कम ढाल हो जाएगा और फिर गहराई हो जाएगी। तो ये महाद्वीपीय किनारे और गहरे समुद्री बेसिन। तो गहरा समुद्री बेसिन हिस्सा कौन सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, और महाद्वीप का किनारा कौन सा होगा, ये हो गया। तो इसके जो बीच का भाग है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या है, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो जाएगा और कॉन्टिनेंटल स्लोप हो जाएगा, इसके ही भाग में हमने शामिल कर लिया उसको। इसमें क्या, महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया, और महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयां आदि शामिल हैं, यानी कि इसमें भी हमने खाइयां भी शामिल कर ली। फिर महासागरों व महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं वित्तीय मैदान। ठीक है, गहरे जो मैदान होते हैं, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में एबाइसल प्लेन्स। ये विस्तृत मैदान जो है महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। वित्तीय मैदान जो है वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपों से बहकर लाए गए अवसाद इनके तटों से क्या है, दूर निक्षेपित होते हैं। तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, अवसाद जो होता है वो डिपॉजिट होता है। चलिए अब अगला क्या है, मध्य महासागरीय कटक। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि मिड ओशियनिक रिज क्या होते हैं। तो मध्य महासागरीय कटक हैं, आपस में क्या है, जुड़े हुए पर्वतों की क्या है, एक श्रृंखला बनाती है, यानी हमने दिखाया था ना आपको एस का आकार का। ठीक है, महासागरीय जल में डूबी हुई है ये, और यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यानी कि बहुत लंबाई में फैले हुए हैं, पूरे जो पृथ्वी है उसमें बहुत लंबाई तक ये फैले हुए हैं महासागरों के भीतर। इन कटकों के क्या है, मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट है, एक प्रभाजक पठार, और इसकी लंबाई के साथ साथ क्या है, पार्श्व मंडल इसकी क्या है, विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित
द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र यानी इस वाले जो एरिया होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, एक्टिव वॉल्केनो पाए जाते हैं, यानी सक्रिय ज्वालामुखी वो पाया जाता है जिनसे लावा लगातार निकलता रहता है। पिछले अध्याय में जो है मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखियों की जानकारी दी गई थी। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था जो ज्वालामुखी होते हैं इस टाइप के होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। चलिए अब आगे देख लेते हैं भूकंप व ज्वालामुखियों का वितरण। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो भूकंप यानी अर्थक्वेक्स होते हैं और वॉल्केनो के डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो भूकंपीय गतिविधि और जलवायु ज्वालामुखी वितरण का दिए गए मानचित्र, तो हम मानचित्र में भी देखेंगे, अध्ययन करें। तो इसमें हम सबसे पहले मैप को देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपका मैप, ठीक है। तो इसमें ज्वालामुखी का वितरण दिखाया गया है। तो तप्त स्थल है ये आपके हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं इनको हैं, या हॉट स्पॉट भी बोलते हैं इनको हैं, जहाँ से लगभग जो है हमेशा ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। और यहाँ पर जो है बहुत ही पतली लेयर होती है, ठीक है, पृथ्वी की चट्टानों की, जिससे ताकि क्या है लगातार यहाँ से क्या है ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। हॉट स्पॉट्स बोलते हैं इसको हैं। तो ये देख लीजिए आपको जहाँ पे गंभीर भूकंप क्षेत्र दिखाया गया वहाँ पे ये शेड दिखाया गया है, ठीक है। इन वाले एरिया में क्या आएंगे, भूकंप आएंगे, ये जो एरिया दिखाया गया आपको है, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे जो महाद्वीप हैं उनके क्या हैं, किनारे में आ रहे हैं। यहाँ पे क्या आपको पानी भरा हुआ है, ये सब पानी भरा हुआ है, ये प्रशांत महासागर हो गया, ये अटलांटिक महासागर हो गया। तो आप देख रहे होंगे तो ये महाद्वीप के जो है किनारे वाले हिस्से में क्या आपको दिखाई दे रहा है, एक ज्वालामुखी की क्या है, पेटी है, और साथ में यहाँ पे भूकंप भी आते हैं। इस वाले भी हिस्से में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ज्वालामुखी पेटी भी है और साथ में भूकंप भी आते रहते हैं। फिर ये मिड ओशियनिक रिज हो गई आपकी, MOR जो हो गई, ये पूरी गई है, एक शाखा इधर चली गई है, एक शाखा उसकी इधर चली गई है, फिर ये पूरा फैला हुआ है, ये पूरा फैला हुआ है, ये क्या आपका है, मिड ओशियनिक रिज हैं, यानी कि मध्य महासागरीय जो कटक होते हैं वो ये पूरे वर्ल्ड के मैप में दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ ये फैले हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं चैप्टर में। अभी आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या पाया जा रहा है। आप अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समांतर एक बिंदु रेखा देखोगे, यह आगे हिंद महासागर तक क्या है जाती है। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया है पूरा हिंद महासागर तक जुड़ा हुआ है पूरा। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में यह दो भागों में बढ़ जाती है, जिसकी क्या है एक शाखा जिसकी जो एक शाखा वो कहाँ चली गई है, वो पूर्वी अफ्रीका की ओर चली गई है, ठीक है। और दूसरी कहाँ गई है, वो जो म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी, और न्यू गिनी पर एक ऐसी ही रेखा से मिल जाती है, यानी कि दूसरी शाखा से वो मिल जाती है। आप यह पाएंगे कि यह बिंदु रेखा जो है मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का जो दूसरा क्षेत्र है छायांकित मेखला, यानी कि शेडेड बेल्ट, मेखला का मतलब क्या होता है, बेल्ट, के माध्यम से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है, यानी उसके जैसा ही है। सामान्यतः जो है मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं, ठीक है। तो यानी जो मिड ओशनिक जो रीजन है वहां पर जो भूकंप आते हैं तो उसका जो उद्गम क्षेत्र होता है वो क्या है, कम गहराई पे होते हैं, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र क्या है, वो अधिक गहराई पर हैं। तो ये अंतर हो गया। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी का अनुकरण करते हैं, यानी बिल्कुल यही पैटर्न को अपनाते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों को क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो वहां पे हमेशा ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, रिंग ऑफ फायर। सागरीय अधःस्थल का विस्तार, ठीक है। अब यानी कि कितना दूर तक फैला हुआ है, जो ओशियन फ्लोर होते हैं उनका विस्तार कहाँ तक है वो उसका हम देखेंगे। तो जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि प्रवाह जो उपरांत जो प्रवाह हो रहा है उसके बाद जो है अध्ययन ने क्या है महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की,
जो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। यानी कि वेगनर ने जो अपना सिद्धांत दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, तो उन्होंने उस समय की जो उपलब्ध जानकारी थी उसके आधार पर दिया था। चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया। यानी कि नए नए फैक्ट आए। कौन कौन से नए फैक्ट आए हैं? तो पहला फैक्ट ये आ गया कि यह देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है। ठीक है, और ये उद्गार क्या है, इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकलते हैं। तो जहाँ पे MOR यानी मिड ओशनिक रिज होते हैं वहाँ पर जो है ज्वालामुखी क्रिया क्या है, वो सामान्य प्रक्रिया है और लगातार यहाँ से क्या है, लावा बाहर की ओर निकलता रहता है। फिर दूसरा क्या इफेक्ट आया, महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय क्या है, सेम है, संरचना वो भी सेम है, संगठन यानी बनावट उनकी सेम है और चुंबकीय गुणों में क्या है, समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है, यानी कि इसको बोलते हैं नॉर्मल पोलैरिटी। ठीक है, तथा ये चट्टान क्या नवीनतम है, नई है। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है, यानी कि मान लो ये कटक है यानी ओशन रिज है, इसके जितना दूर जाते जाएंगे यहाँ पे नई मिलेगी, उससे पुरानी यहाँ होगी, उससे पुरानी यहाँ होगी, सबसे पुरानी यहाँ पे होगी। यानी कि चट्टान से जो मिड ओशनिक रिज है उससे दूरी बढ़ने पर चट्टानों की आयु क्या है, बढ़ती है। तो यहाँ से एक फैक्ट मिल गया हमें। फिर अगला क्या है, महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों से क्या है, वो अधिक नई है। यानी कि महासागर कैसे हो गए, नए हो गए, महाद्वीप कैसे हो गए, पुराने हो गए। तो वो भी हमें पता चल गया। महासागरीय परपटी की चट्टानें कहीं भी जो है 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। तो महाद्वीप में जो है पुरानी चट्टानें हैं, लेकिन महासागर हैं वहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती हैं वो 20 करोड़ वर्ष से पुरानी नहीं पाई गई हैं अभी तक। अगला क्या है, गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम क्या है, अधिक गहराई पर हैं। जो ट्रेंच होते हैं वहाँ पर जो भूकंप आते हैं वो क्या अधिक गहराई में बनते हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में क्या है, भूकंप उद्गम केंद्र क्या है, वो कम गहराई पर हैं। तो ये नया फैक्ट हमें प्राप्त हुआ। इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर अब नए विद्वान हैं कौन से, हैस ने क्या किया, 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, यानी हाइपोथेसिस। परिकल्पना क्या होती है, हाइपोथेसिस, जिसे क्या बोला गया, सागरीय अधस्थल विस्तार यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक हैस विद्वान है, उनका सिद्धांत क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। चलिए अब हैस ने क्या कहा है, देखते हैं क्या उन्होंने बताया। हैस ने कहा कि जो महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में क्या है, विभेदन हुआ। ठीक है, और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी को दोनों तरफ धकेल रहा है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम मैप बनाते हैं मिड ओशनिक रिज का ऐसे, ठीक है, ये तो ये हो गई खाई, इधर इधर क्या बनेगा आपका, खाई बनेगी, अब इधर भी क्या बनेगा, खाई बनेगी, और यहाँ पे क्या बनेगा, ज्वालामुखी उद्गार होगा, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम आर्थर होम्स के द्वारा जो चलाया गया था, उन्होंने बताया था कन्वेंशनल करंट चलती हैं जो, उसको और हैस को दोनों को मिला देंगे सिद्धांतों को, तब कुछ हमें मिलेगा। तो आर्थर होम्स ने क्या बताया था कि यहाँ पे क्या चलती हैं, कन्वेंशनल करंट चलती हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, उसकी वजह से ये चलती हैं। ठीक है, अब देखिए ये करंट ऊपर की ओर बहेंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या दबाव डालेंगे, जब बहुत ज़्यादा दबाव डालेंगे तो जो लावा होगा, पिघला हुआ मैग्मा होगा, वो टूट करके बाहर निकल आएगा। बाहर निकलेगा तो क्या कहलाएगा, वो लावा कहलाएगा, और फिर लावा जो है इधर फैल जाएगा, इधर आधा लावा इधर फैल जाएगा। इसी टाइम से लंबे समय तक क्रिया होती रहेगी ये, और इधर से फोर्स लगता रहेगा, तो ये चट्टानें किधर की ओर जाएंगी, इधर की ओर चट्टानें फिसलेंगी। ठीक है, क्योंकि ये कन्वेंशनल करंट ऐसे चल रही है, तो ये चट्टान किधर की ओर जाएगी, इधर की ओर फिसलेगी, ये चट्टान इधर की ओर फिसलेगी, और यहाँ पे खाई में क्या होगी, समा जाएगी, यानी कि यहाँ पे खाई में आके समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे निकलेगा, उद्गार होगा, और यहाँ पे क्या होगी, खाई में
समाप्ति होगी इनकी। तो वही लिखा हुआ है, इस प्रकार महासागरीय अधा स्थल का विस्तार हो रहा है। तो हमेशा यहाँ चट्टान जो होगी कैसी होगी, नई होगी। क्यों? क्योंकि जो पुरानी है वो कहाँ चली जा रही है, खाई के अंदर चली जा रही है। महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना यानी नया होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हैस ने क्या है, महासागरीय परपटी के क्षेपण की बात कही। यानी कि क्षेपण का मतलब वो जो खाई है उसमें वो चला जा रहा है। हेस के अनुसार क्या है, यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इनका क्या हो रहा है, विनाश भी होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, खाई जो है ट्रेंच है उसमें क्या हो रहा है, इनका विनाश हो रहा है। ठीक है। और बाद में चित्र में बताया गया है कि सागरीय तल विस्तार की मूलभूत संकल्पना को दिखाया गया है। तो हमने आपको यहीं पर चित्र बनाकर दिखा दिया गया है। ठीक है। तो बहुत ही आसान था, आप समझ गए होंगे आर्थर होम्स और हेस का जो सिद्धांत है वो क्या कैसे काम करता है। ठीक है। अब जो अगला जो आएगा वो आएगा क्या, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसी के जो है अगेंस्ट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई। क्योंकि जो वैगनर ने जो सिद्धांत दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, उसमें बहुत सारी कमियां थी। तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए जो है एक नई थ्योरी का विकास हुआ, उसका नाम क्या दिया गया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात यानी जो ओशियन सी फ्लोर थ्योरी आ गई हमारी, नया कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो गया। जो किसने दिया था, हैस ने दिया था। उसके बाद क्या विद्वानों की जो है महाद्वीपों व महासागरों के वितरण के अध्ययन में क्या है, फिर से रुचि पैदा हुई कि कैसे ये काम करते हैं, इनका वितरण कैसे हुआ है, इनमें क्या इंटरेस्ट पैदा हुआ विज्ञानिकों का। सन 1967 में विद्वान है कौन सा, मैकेंजी, और दूसरे थे पार्कर और एक मॉर्गन। ठीक है। तो मैकेंजी हो गए, पार्कर हो गए और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से जो है उपलब्ध विचारों को क्या किया, समन्वित कर एक यानी इंटीग्रेट करके, यानी जो अलग अलग विचार हैं जो आर्थर होम्स ने दिए, हैस ने दिए या फिर अन्य विद्वानों ने दिए, उनको क्या किया, समन्वित किया, उन्होंने इकट्ठा किया और एक नई अवधारणा प्रस्तुत की जिसका नाम क्या है, प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। एक विवर्तनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, चाहे इसको टेक्टोनिक प्लेट बोल दो, चाहे इसको क्या बोल सकते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। ठोस चट्टान का क्या है, विशाल व अनियमित आकार का खंड है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जो टेक्टोनिक प्लेट है वो क्या है, तो क्या है, ये एक ठोस और चट्टान का विशाल आकार है, बहुत बड़े आकार की है और अनियमित, कोई उसका आकार फिक्स नहीं है। ठीक है। उसका खंड यानी उसका टुकड़ा है जो महाद्वीपों व महासागरीय स्थलमंडलों से क्या है, मिलकर बना है। समझ गए। तो प्लेट पे क्या है, महाद्वीप भी हो सकते हैं, महासागर भी हो सकते हैं या फिर दोनों हो सकते हैं। ये प्लेट क्या है, जो दुर्बलता मंडल होता है पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान यानी मूव करता रहता है। स्थल मंडल में परपटी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है। तो स्थल मंडल जो होता है आपका लिथोस्फीयर जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो परपटी होती है ऊपर की और ऊपरी मेंटल यानी कि 200 किलोमीटर की गहराई तक का जो क्षेत्र होता है उसको शामिल किया जाता है, जिसकी मोटाई क्या है, महासागरों में जो है 5 से लेकर के 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग कितनी होती है, 200 किलोमीटर होती है। तो ये किसकी बात हो रही है, लिथोस्फीयर की बात हो रही है। एक प्लेट को जो है महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है। यानी कि मान लो कोई प्लेट है यानी कि अनियमित आकार का जो खंड है, अगर इसके ऊपर महाद्वीप होगा तो हम क्या बोलेंगे, इसको महाद्वीपीय प्लेट है। महासागर स्थित इसके ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे, महासागरीय प्लेट बोलेंगे। वही लिखा हुआ, जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग जो है महासागर अथवा महाद्वीप से संबद्ध है। उदाहरण की बात कर लेते हैं तो प्रशांत प्लेट मुख्यतः क्या है, महासागरीय प्लेट है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है, इस प्लेट के ऊपर पूरा जो है प्रशांत महासागर फैला हुआ है। जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस यूरेशियन प्लेट के ऊपर क्या है, पूरा महाद्वीप फैला हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, ठीक है, तो पूरा जो स्थल मंडल है 7 मुख्य प्लेटों में टूटा हुआ है वो। ठीक है, 7 मुख्य प्लेटें हो गई व कुछ क्या है, अन्य छोटी प्लेटों में विभक्त है।
नवीन वलित पर्वत श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को क्या करते हैं, सीमांकित करते हैं, यानी कि इनकी सीमाएं को तय करते हैं। पर्वत हो गए, खाई हो गए और भ्रंश यानी कि जो ट्रेंच होते हैं वो क्या है, इनकी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। तो हम अगर देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी मुख्य प्लेटें हैं, तो पहले हम क्या मैप में देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा आपका मैप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये क्या हो गई, यूरेशियाई प्लेट। तो पूरा जो यूरेशिया महाद्वीप इस पे फैला हुआ है। दूसरा क्या होगा, ये उत्तरी अमेरिका प्लेट हो गई, ठीक है। अफ्रीकी प्लेट हो गई आपकी, दक्षिण अमेरिका प्लेट हो गई आपकी एक, फिर ये पूरा प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई आपकी, और फिर ये जावा ट्रेंच इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मुख्य प्लेटें हो गई। और कोई छोटी है क्या आपकी, सारी तो होगी। हाँ, ये आपकी नीचे हो जाएगी अंटार्कटिका प्लेट। तो टोटल कितनी, 7 हो गई प्लेटें, ठीक है। तो ये मुख्य प्लेटें हो गई। फिर छोटी छोटी कौन सी प्लेट हो गई, जैसे फिलीपीन की प्लेट हो गई, ठीक है। और ऐसे ये नजका प्लेट हो गई, कोकोस प्लेट हो गई, कैरिबियाई प्लेट हो गई, ये छोटी छोटी प्लेटें हैं। स्कोशिया प्लेट हो गई, यहाँ पर आपकी छोटी सी प्लेट हो गई। कैरोलिन प्लेट हो गई आपकी, ये क्या है, गौड़ यानी कि छोटी प्लेटें हैं। तो मुख्य कितनी बताई थी विद्वानों ने, जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार, वो 7 हैं आपकी। चलिए, तो आगे वही लिखा हुआ कि प्रमुख प्लेटें जो हैं वो इस प्रकार हैं। कौन सी है, पहली अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है। इसमें क्या है, अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल हैं। फिर दूसरी कौन सी हो गई मेन, उत्तरी अमेरिका प्लेट। इसमें क्या है, पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो आप मैप में देखेंगे आपको दिखाई देगा ये। फिर दक्षिणी अमेरिका प्लेट जो हो गई वो क्या है, पश्चिमी अटलांटिक तल समेत, और उत्तरी अमेरिका प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसे क्या करते हैं, अलग करते हैं। फिर अगली है प्रशांत महासागरीय प्लेट। पांचवी है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। इंडो का मतलब जो भारतीय क्षेत्र हो गया वो वाला क्षेत्र। और अगला हो गया, छठी जो है आपकी कौन सी, वो अफ्रीकी प्लेट है। इसमें क्या है, पूर्वी अटलांटिक तल भी शामिल है। और लास्ट जो 7 है कौन सी है, यूरेशियाई प्लेट है, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मुख्य प्लेटें हैं। फिर क्या है, कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें भी हैं। तो पहली जो है महत्वपूर्ण कौन सी है, कोकोस प्लेट। यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तो हमने अभी आपको मैप में दिखाया था ये। अगली है जो नजका प्लेट है, ये कहाँ पे है, यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के क्या है, बीच में स्थित है। नेक्स्ट है वो अरेबियन प्लेट होगी। इसमें क्या है, अधिकतर जो भाग है कहाँ है, अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। नाम से स्पष्ट है, अरेबियन यानी अरब का क्षेत्र होगा इस पे। फिर अगली है फिलीपीन प्लेट है, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है वो कैरोलिन प्लेट होगी, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपियन व इंडियन प्लेट के बीच में क्या है, स्थित है। अगली जो है कौन सी, वो फ्यूजी प्लेट। तो ये कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको मैप में, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये कुछ गौड़ प्लेट यानी कि जो कम महत्व की हैं, छोटी हैं, उनके बारे में हमने देख लिया। चलिए अब हम देख लेते हैं ग्लोब पर क्या है। आगे बताया गया है कि ग्लोब पर जो है यानी जो पूरी पृथ्वी है उस पर ये प्लेटें जो हैं पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं, यानी जो प्लेटें हो रही हैं वो मूव कर रही हैं, चल रही हैं, ठीक है। क्यों चल रही हैं, क्योंकि जो आर्थर होम्स ने बताया था संवहनीय धाराएं बहती हैं, उसकी वजह से चल रही हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो वैगनर की संकल्पना की जो थी, उन्होंने बताया था कि ये भी कह रहे थे कि वैगनर ने क्या कहा था, वैगनर ने भी बोला था कि जो है महाद्वीप जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। वैगनर ने क्या बोला था कि केवल महाद्वीप चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे महाद्वीप नहीं चल रहे हैं, वहां पे क्या चल रहा है, प्लेटें चल रही हैं। तो वही लिखा हुआ केवल महाद्वीप गतिमान है, ये सही नहीं है। वर्तमान में हमें पता चल गया है वैज्ञानिक अध्ययनों से कि जो है प्लेटें चल रही हैं, और प्लेट के ऊपर कुछ भी हो, चाहे महासागर हो या फिर महाद्वीप हैं, वो भी साथ साथ चलेंगे। मान लो कोई प्लेट है आपकी और उसके ऊपर कोई महाद्वीप है ये, तो वो भी चलेगा। और मान लो ये प्लेट है और उसके ऊपर महासागर कोई है, तो वो भी चलेगा अगर मूव कर रही हैं प्लेटें, ठीक है। महाद्वीप क्या है, एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान यानी कि मूव करते हैं।
यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही हैं और भविष्य में भी क्या होंगी, गतिमान रहेंगी। चित्र में दिखाया है कि विभिन्न कालों में जो है महाद्वीपों की स्थिति को दर्शाया गया है। अभी हम चित्र को देखेंगे। वैगनर के अनुसार क्या है, आरंभ में जो है सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप, यानी जिसको क्या दिया था नाम, उन्होंने दिया था पैंजिया। आपको याद होगा स्टार्टिंग में बताया था हमने, पैंजिया के रूप में विद्यमान था। यद्यपि बाद की खोजों ने यह स्पष्ट किया कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित हैं भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे, यानी हमेशा गतिमान रहे हैं वो। और पैंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से क्या है, बना था, यानी कि आपस में जो महाद्वीप खंड थे उनके अभिसरण के उनके मिलने से बना था, जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। पूरा चुंबकीय जो आंकड़े हैं यानी जो प्रमाण हैं उनके आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या विभिन्न भूकालों में यानी अलग अलग जो टाइम पीरियड में प्रत्येक महाद्वीप खंड की अवस्थिति का निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंका गया है। चलिए अब देख लेते हैं प्लेट के संचरण के फलस्वरूप तीन प्रकार की प्लेटें सीमाएं बनती हैं। ठीक है, यानी कि तीन तरह से जो है सीमाएं बन सकती हैं। क्या हो सकता है, मान लो एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, तो कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है, या तो एक प्लेट इसकी उधर जाए तो इसमें घुस जाएगी, या फिर क्या हो सकता है दूसरी कंडीशन बन सकती है कि एक प्लेट इधर जाए और दूसरी प्लेट इधर जाए, तो इसको बोलते हैं क्या, डाइवर्जेंट। फिर अगली क्या होती है, प्लेट मान लो एक प्लेट ऐसे है और दूसरी प्लेट ऐसे है, ठीक है, तो आपस में क्या है ये रगड़ खाती हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो एक एक करके देखेंगे। तो प्लेट संचरण के फलस्वरूप तीन प्रकार की प्लेटें सीमाएं बनाती हैं। पहली क्या है, अपसारी सीमा, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। ठीक है, तो अपसारी कब बनेगी, जब एक प्लेट दूसरे से हटेगी, दूर जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो जो डाइवर्जेंट बाउंड्री होती हैं तो कैसे बनेंगी, आपको मान लो एक प्लेट इधर जा रही है आपकी है इस साइड की ओर और दूसरी प्लेट इधर जा रही है, यानी कि दूर होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो इसमें क्या होता है, जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई परपट्टी का निर्माण होता है, तो ऐसे में होगा क्या, नीचे से ज्वालामुखी उद्गार होगा और तो क्या होगा, नई मिट्टी बनेगी, यानी कि इधर निकल गया ज्वालामुखी उद्गार और इधर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, भू परपट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं, इन्हें प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण अगर बात करते हैं तो क्या है, मध्य अटलांटिक कटक, जो मिड ओशियनिक रिज होते हैं वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होती हैं, दो प्लेटें जो हैं एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिमान होती हैं। यहाँ से जो है अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका प्लेट तथा यूरेशियन व अफ्रीकन प्लेटें क्या हैं, अलग हो रही हैं, जिससे कि आपका बनता है मध्य अटलांटिक ओशन रिज बनती है, MOR। अब जो अगला है वो क्या है, आपका आएगा कन्वर्जन बाउंड्री। तो इसमें क्या होगी, एक प्लेट क्या होगी, ऐसे आएगी, इधर की ओर चलेगी और दूसरी प्लेट भी इधर की ओर ही चलेगी। तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है तो जो भारी प्लेट होगी वो हमेशा अंदर जाएगी, तो एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी। और जहाँ क्या है, भू परपट्टी नष्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो चट्टान है इसके अंदर चली जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये जो हिस्सा है कभी वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, भू परपट्टी नष्ट होती है। वह अभिसरण सीमा है, वह स्थान जहाँ पर प्लेट धंसती है, इसे प्रवेष्टन क्षेत्र यानी कि सबडक्शन जोन बोलते हैं, यानी कि ये हिस्सा जो क्या कहलाएगा, आपका सबडक्शन जोन। ठीक है, अभिसरण जो है तीन प्रकार से हो सकता है। तो कन्वर्जन जो बाउंड्री बनती है वो भी तीन प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी, पहली बनेगी क्या, महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच, क्योंकि दो तरह की हैं, एक तो प्लेट कैसे हो सकती है, महासागरीय हो सकती है, दूसरी प्लेट कैसे हो सकती है, तो यानी ये ओशन मतलब हो गया और यहाँ पे कॉन्टिनेंट हो गया। तो या तो
इस पे ओशन होगा या फिर कॉन्टिनेंट होगा, या फिर क्या हो सकता है दोनों ओशन वाली हो, दोनों प्लेटों पे क्या है ओशन हो, या फिर दोनों प्लेटों पे क्या है कॉन्टिनेंट हो। ठीक है, तो इसी तरह की तो बन सकती हैं सीमाएं जो बनेंगी। तो वही लिखा हो, पहला क्या है महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच, तो महासागर ये प्लेट होगी, महाद्वीपीय ये होगी, आपस में अगर कन्वर्जेंट होंगी ये, ठीक है, तो क्या बनेगी इस तरह की सीमा बनेगी। फिर अगला क्या है दो महासागरीय प्लेटों के बीच, तो ये भी ओशन वाली प्लेट है, तो ये भी ओशन वाली प्लेट है, ये आपस में जाएंगी कन्वर्जेंट होंगी तो इस तरह की सीमा बन जाएगी। फिर अगला क्या हो सकता है दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच, यानी कि ये भी कॉन्टिनेंट हो गया ये भी कॉन्टिनेंट हो गया, तो इस तरह से भी जो है क्या बन सकता है कन्वर्जेंट बाउंड्री तीन तरह की हो सकती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो है तीसरी बाउंड्री है वो क्या है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म में क्या होता है बस ना तो यहाँ पे भूपरपट्टी का विनाश होगा ना ही नई भूपरपट्टी का निर्माण होगा ना, ठीक है, यहाँ पे बस केवल क्या होगी ट्रांसफॉर्मर की वहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल वो चलेंगी, बस केवल मूव करेंगी, तो खाई बनेगी बस, केवल भूकंप आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ ना तो कोई भूपरपट्टी का निर्माण होता है और ना ही परपट्टी का विनाश होता है उन्हें रूपांतर सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेट एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है, यानी कि आगे आगे पीछे हो जाती है। रूपांतर भ्रंश यानी कि ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स दो प्लेट को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थित हैं में पाए जाते हैं, लंबवत स्थिति में वो पाए जाते हैं, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, यानी कहीं पे होगा कहीं पे नहीं होगा। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग अलग खंडों पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो पृथ्वी घूम रही है घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पर, उसकी वजह से भी जो है प्लेटें क्या होती हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं प्लेट प्रवाह दरें, यानी कि प्लेट जो होती हैं कितनी स्पीड से वो चलती हैं। तो सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिकों के लिए क्या है सहायक सिद्ध हुई हैं। ठीक है, प्रवाह की ये दरें क्या है बहुत भिन्न है, यानी बहुत अलग अलग हैं। आर्कटिक कटक की जो है प्रवाह दर सबसे कम है, जो आर्कटिक कटक है वहाँ पे जो है प्रवाह दर क्या है सबसे कम है, कितनी है 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम, यानी कि एक साल में जो है 2.5 सेंटीमीटर ही वो चलती है। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से क्या है 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, उसकी प्रवाह दर क्या है सर्वाधिक अधिक है, सबसे अधिक है, कितनी है 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक, यानी कि एक साल के अंदर वो 5 सेंटीमीटर चलता है वो। ठीक है, तो ये दर हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं प्लेट को संचालित करने वाले बल, यानी कि कौन से फोर्स जो हैं प्लेटों को चलाते हैं। जिस समय वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक क्या है ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि सागरीय आधा स्थल विस्तार और प्लेट विवर्तनिकी दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का जो धरातल है वह भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर क्या है गतिमान है, यानी मूव कर रहा है। प्लेट विचरण करती है यानी चलती है, यह आज एक अकाट्य तथ्य है, यानी ये प्रूफ हो चुका है अब तो। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें क्या है वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, यानी गर्म पदार्थ है वो धरातल पर आता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर क्या है नष्ट हो जाता है। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे क्या बोलते हैं संवहन प्रवाह यानी कन्वेक्शनल फ्लो कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम है, यानी कि ताप अगर हो रहा है कैसे होता है, पहले क्या है रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय, यानी कि उनका जो विघटन होता है रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं, और अवशिष्ट ताप। ठीक है, आर्थर होम्स ने क्या है सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया जिसने बाद में हैरी हैस की सागरीय तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे जो है दुर्बल व उष्ण मेंटल है
जो प्लेटों को प्रवाहित करता है। ये आर्थर होम्स ने बताया था। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है प्लेटें मूव करती हैं। अब हम देख लेते हैं भारतीय प्लेट का संचालन। ठीक है, जो भारतीय प्लेट है, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है उसका संचालन कैसे हुआ, वो वर्तमान समय में कैसे पहुंची। तो भारतीय प्लेट में जो है प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित हैं, ये शामिल किए जाते हैं भारतीय प्लेट में। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला प्रविष्ठन क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर घुसती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। तो वो सबडक्शन जोन जो है क्या, इसकी उत्तरी सीमा का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। जो महाद्वीपीय अभिसरण, जो महाद्वीपीय अभिसरण, दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में जो है क्या हो रही हैं, कन्वर्जेंस कर रही हैं के रूप में है, अर्थात दो महाद्वीपीय प्लेटों की सीमा है। यह पूर्व दिशा में क्या है, म्यांमार के राकी न्योमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में क्या है, जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा क्या है, एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। ठीक है, इसकी जो पश्चिमी सीमा जो है वो पाकिस्तान की जो है किरथर श्रेणी जो है, ठीक है, उसका अनुसरण करता है। यह आगे जो है मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी में जा मिलती है, यानी कि उसका विस्तार दिखाया गया कि कहां से कहां तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये फिर भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा भी जो है महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। तो आप मैप में देखेंगे सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। तो मैप में देखेंगे जो जो यहाँ पे बताया गया, आपको वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको सीमा इसकी दिखाई देगी। तो भारत जो है एक बृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले, यानी 22.5 करोड़ वर्ष पहले तक तेथिस सागर इसे क्या है, एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने क्या उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया, जब अलग हुआ था। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया व परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत की क्या हुआ, उत्पत्ति हुई, उत्थान हुआ उसका। 7.1 करोड़ वर्ष पहले आज से आज तक की भारत की स्थिति जो है मानचित्र में दिखाई गई है। अभी हम देख लेंगे उसको। ठीक है, आरेख में दिखाया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप व यूरेशियन प्लेट की स्थिति भी दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित था। यहाँ पे वर्तमान समय में जो डरबन क्षेत्र है, डरबन शहर है, वहाँ पर जो है पहले भारतीय उपमहाद्वीप स्थित था। इन दो प्रमुख प्लेटों को जो है तेथिस सागर क्या करता था, अलग करता था। तिब्बती खंड एशियाई स्थल खंड के करीब था। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होना। ऐसा लगभग क्या 6 करोड़ वर्ष पहले जो है आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक जारी रहा। याद रहे कि यह उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लगभग जो है फिर 4 करोड़ वर्ष पहले और इसके पश्चात हिमालय की क्या है, उत्पत्ति आरंभ हुई। तो यानी कि हिमालय कब बना है, 4 करोड़ वर्ष पहले बना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की क्या है, ऊंचाई अब भी बढ़ रही है। तो अभी आपको जो है मैप में दिखा देते हैं कि कैसे जो है मूवमेंट हुई है अलग अलग टाइम पीरियड में, कैसे वहाँ तक पहुँचा है ये। तो ये आपका मैप हो गया। ठीक है, तो ये आप देखेंगे वर्तमान जो पहले जो है कि अफ्रीका यहाँ पे मान लो अगर ये, ठीक है, तो अफ्रीका में डरबन का जो क्षेत्र था वहाँ पे लगा हुआ था, सटा हुआ था भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रायद्वीपीय भाग जो है समय के साथ क्या हुआ, स्टार्टिंग में 7.1 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर था ये, फिर समय के साथ ये मूव किया इसने, 5 करोड़ वर्ष में यहाँ पे पहुँचा वो, फिर आगे जाकर के विषुवत रेखा को कब पार किया, 3.8 करोड़ वर्ष में जो है वो विषुवत रेखा के पार हो गया। फिर 1 करोड़ वर्ष पूर्व जो है यहाँ तक पहुँचा वो। फिर वर्तमान समय में ये आपका भारत आपको कहाँ मिलेगा,
ये आपके वर्तमान समय की स्थिति को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पर क्या हुआ कि इससे टकरा गया और यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। क्यों हुई? क्योंकि हुआ क्या यहाँ पर 33 सागर था बीच में इसके, प्रायद्वीपीय भारत के, और जो यूरेशियाई प्लेट थी। तो जो बीच में जो भूसन्नति थी, 33 भूसन्नति बोलते हैं यहाँ पे। भूसन्नति का मतलब क्या होता है? अवसाद का जमाव होता है, ठीक है। तो अवसाद के टुकड़े यानी बहुत बारीक मिट्टी होती है। अब जब बारीक मिट्टी है और इधर भी क्या है, चट्टान है, और इधर भी चट्टान इधर आ रही है, तो जो बीच का हिस्सा होगा क्या होगा, दब करके क्या बन जाएगा, एक बहुत ऊंचा पहाड़ बन जाएगा, पर्वत श्रृंखला बन जाएगी। वही क्या वर्तमान समय में है, हिमालय, ठीक है। तो ये रहा ये चैप्टर पूरा, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, इसमें समझने वाली बातें थी और मैंने बहुत ही मेरा यही प्रयास रहा कि आपको जो है सरल भाषा में उसको जो है पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अगर आपको कोई डाउट है तो कुछ आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई दिया जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के दे रखे हैं क्वेश्चन, उसको आप हल करिए आराम से आप कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।